गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारी लास्ट क्लास में हुआ था डाइजेस्टिव सिस्टम का कर रहे थे। मैंने आपको डायग्राम बताकर समझाया था कि किस प्रकार से डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें क्या क्या ऑर्गन्स हैं, कौन से पार्ट्स हैं जो उसमें पाचन क्रिया में भाग लेते हैं। तो आज की क्लास में हम उनको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। तो आज करेंगे पाचन क्रिया या डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम इसमें करेंगे कि पाचन क्रिया में भाग लेने वाले अंग। पाचन क्रिया में भाग लेने वाले अंग। पाचन क्रिया में कौन कौन से अंग है जो भाग लेते हैं। हमने सबसे पहले आपको बताया था कि भोजन का जो पाचन है वो कहाँ से शुरू होता है, मुंह से शुरू होता है। मुंह में भोजन का पाचन है वो शुरू होता है। फिर भोजन कहाँ जाता है, ग्रसनी में जाता है, इसोफेगस में जाता है। ग्रसनी से वो कहाँ जाता है, ग्रसनी के बाद भोजन ग्रासनली में, जो हमारी भोजन फूड पाइप है उसमें चला जाता है, ग्रासनली में जाता है। उसके बाद भोजन कहाँ जाता है, ग्रसनी से ग्रासनली में, ग्रासनली से कहाँ पर जाता है, पेट में जाता है, स्टमक के अंदर जाता है। पेट के बाद आपको बताया था भोजन कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में, बड़ी आंत से कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाता है, बड़ी आंत में जाता है। और पेट को हम क्या बोलते हैं, अमाशय भी बोलते हैं, अमाशय, अमाशय। छोटी आंत, बड़ी आंत और कहाँ जाता है, बड़ी आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत और फिर कहाँ जाता है, ये हमारा आपको बताया था रेक्टम। रेक्टम के बाद कहाँ जाता है, ये एनस। वेस्ट है वो कहाँ जाता है, एनस से बाहर निकल जाता है। तो ये था हमारा कि ये पार्ट है वो क्या करते हैं, भोजन के पाचन में हेल्प करते हैं। अब हम सबसे पहले इसमें मुख गुहा की बात करते हैं, मुंह की बात करते हैं। ये सारे क्या है, आहार नाल के अंतर्गत आते हैं। आपको बताया था ये डक्ट बोला था और एलिमेंट्री कैनाल बोला था, जिसको हम बोलते हैं आहार नाल। आहार नाल के अंदर ये वाली सारी चीजें आती हैं। उसकी लंबाई आपको बताया था, टोटल लंबाई कितनी होती है, 9 मीटर होती है। इसकी टोटल लंबाई 9 मीटर। छोटी आंत की आपको बताई थी कितनी होती है, इसकी लंबाई 6 मीटर होती है। और बड़ी आंत की लंबाई आपको बताई थी लगभग 1.5 मीटर होती है। और जो टोटल आहार नाल की लंबाई होती है वो कितनी होती है, 9 मीटर होती है। तो सबसे पहले हम मुख की बात करेंगे, मुख गुहा की बात करेंगे कि भोजन पाचन में सबसे पहले, भोजन के पाचन में सबसे पहले जो अंग भाग लेता है वो है मुख गुहा। मुख गुहा होती है सबसे पहले। मुख गुहा के अंदर आपको बताया था कि इसे मुंह के नाम से जाना जाता है। मुंह के द्वारा भोजन कहाँ जाता है, ग्रसनी में पहुंचाया जाता है। और मुंह क्या है, मुंह के बाहर की तरफ क्या पाए जाते हैं, होठ पाए जाते हैं। भोजन कहाँ पहुंचाया जाता है, ग्रसनी में पहुंचाया जाता है। और मुंह के बाहर की तरफ क्या होते हैं, हमारे होठ होते हैं, होठ होते हैं। और क्या है, होठों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और इसमें मुंह के अंदर की तरफ क्या पाए जाते हैं, दांत पाए
तोड़ने, काटने, भोजन को तोड़ने, काटने, कुतरने और चबाने, का काम कौन करता है? ये दांत करते हैं। दांत के द्वारा हमारे ये काम होते हैं। इसके अलावा मुंह में एक क्या पाई जाती है? जीभ भी पाई जाती है। इनके अलावा मुंह में जीभ पाई जाती है। जीभ भोजन को क्या करती है? उलटने पलटने का काम करती है। उलटने और पलटने का काम कौन करता है? जीभ करती है। अगर दांत तोड़ेंगे नहीं, काटेंगे नहीं, कुतरेंगे नहीं, चबाएंगे नहीं और जीभ उल्टेगी नहीं, पलटेगी नहीं तो क्या है? खाना अच्छे से टुकड़ों में नहीं टूटेगा और उनका डाइजेशन सही प्रकार से नहीं हो पाएगा। और जो जीभ है इसके अंदर क्या पाई जाती हैं? लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। जीभ में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं और लार ग्रंथियां क्या स्रावित करती हैं? सिक्रीशन करती है यानी स्रावन करती हैं। और लार में क्या पाया जाता है? टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो इम्पोर्टेंट है। आपको पहले भी काफी बार बता चुकी हूँ कि टाइलिन जो एंजाइम है वो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लार में, मुंह में, लार के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। यह भोजन के साथ मिलकर भोजन को कैसा बनाती है? लार है वो कैसा बना देती है? लसलसा और चिपचिपा बना देती है। लसलसा और भोजन को चिपचिपा और गीला बनाती है। और ये गीला बनाती है। तभी क्या होता है? कई बार आप देखते हो कि सूखा खाना खाया नहीं जाता, हिचकी शुरू हो जाती है और वो अजीब सा लगता है। जब तक उसके अंदर लार नहीं मिलती वो क्या है? भोजन चिपचिपा और गीला नहीं बन पाता और उससे डाइजेशन में हेल्प नहीं हो पाती है। तो इसलिए लार के द्वारा भोजन है वो लसलसा, चिपचिपा और गीला बनता है। अब हम इसमें वन बाय वन करके बात करते हैं जो हमारा इम्पोर्टेंट है दांतों के। ये जो भी है ये सारी चीजें हैं जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का है, इसमें जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, सारी ह्यूमन फिजियोलॉजी आती है इसके अंदर। तो मानव ऑर्गन्स है उनके बारे में, मानव शरीर के बारे में इसके अंदर पढ़ा जाता है। तो ये आप आगे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, कोई भी पेपर देना चाहते हैं तो उनमें क्या है? जनरल साइंस आती है। जनरल साइंस आती है तो जनरल साइंस के अंदर क्या है? सामान्य विज्ञान के अंदर ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। और ये नहीं है कि होम साइंस के अंदर ही पूछी जाती है, सामान्य विज्ञान के अंदर भी ये सारी चीजें पूछी जाती है। जैसे कि मैंने बताया कि मुंह में क्या होता है? लार पाई जाती है। लार के अंदर कौन सा एंजाइम्स पाए जाते हैं? हमने पीछे ग्रंथियां की थी कि 3 प्रकार की जो ग्रंथियां होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, कौन कौन से बताए थे? उसमें पक्वाशय था, लीवर था और लार ग्रंथियां थी। उनमें कौन कौन सी आपको बताया था कि कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो ये एंजाइम्स क्या है? हर किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनमें से 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। जैसे फिर हम बात करते हैं, अब करेंगे जैसे दांतों की बात करेंगे तो दांतों के बारे में भी बहुत बार पूछा जाता है। सबसे पहले हम मुख गुहा में क्या है? दांत की बात करते हैं। दांत की बात करते हैं। दांतों की संख्या हमारे मुंह में कितनी होती है? 32 होती है। 32 दांतों की संख्या होती है। 16 + 16, 16 दांत ऊपर के जबड़े में होते हैं और 16 दांत नीचे के होते हैं, नीचे के जबड़े में पाई जाती है। और इनको ये क्या काम करते हैं? दांत भोजन को चबाने, कुतरने और आपको बताया था तोड़ने, कुतरने, चबाने का काम करते हैं। और आगे के जो दांत कृंतक होते हैं वो
कृंतक दंत कहलाते हैं। आगे के दांत होते हैं, फिर उनके साथ में होते हैं, ऐसे करके 16 दांतों की संख्या होती है जो अरेंज होते हैं। तो मुंह में जो दांत पाए जाते हैं जैसे कि ऊपरी जबड़ा और निचली, बताते हैं कि कौन कौन से कैसे इनकी व्यवस्थित होते हैं। ऊपरी जबड़ा, निचला जबड़ा या नीचे का जबड़ा, दो होते हैं, नीचे का और ऊपर का जबड़ा होता है। तो चार प्रकार के दांत होते हैं हमारे शरीर में, 2, 3 और 4 प्रकार के। जो पहले प्रकार के जो दांत होते हैं उनको बोलते हैं कृंतक दंत। कृंतक दंत बोलते हैं। इनकी जो संख्या होती है वो क्या होती है, इनकी संख्या 4+4 होती है। ऊपर के जबड़े में 4 और नीचे के जबड़े में 4 होती है। ये कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे टोटल। अब हमारे जो दूसरे प्रकार के जो दांत होते हैं, ये जो कृंतक दंत होते हैं, ये कहाँ होते हैं, सामने की तरफ होते हैं। सामने की तरफ 4 दांत ऊपर होते हैं, 4 दांत नीचे की तरफ होते हैं, ये कृंतक दंत कहलाते हैं। दूसरे होते हैं रदनक दंत। रदनक दंत होते हैं, रदनक दंत है वो क्या कहलाते हैं, इनको दो ऊपर के जबड़े में होते हैं और प्लस 2 नीचे के जबड़े में होते हैं। तो टोटल इनकी संख्या हो जाएगी 4। 2 जो कृंतक दंत होते हैं सामने की तरफ होते हैं, तो सामने से जो इधर वाले होते हैं 2, एक इधर यानी 2 संख्या हो गई। तो ये 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। तीसरे प्रकार के जो दंत है वो बोलते हैं प्रचवर्णक। प्रचवर्णक, इनको बोलते हैं प्रचवर्णक होते हैं। प्रचरण दंत होते हैं। प्रचरण दंत होते हैं। ये इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या भी 4 होते हैं, यानी इनकी संख्या 8 हो गई। 4 इनके साथ में इधर की साइड 4 ऊपर 4 नीचे होते हैं, इनको बोलते हैं प्रीमोलर। और ये इंसिजर, कैनाइन और ये प्रीमोलर और ये होते हैं चवर्णक, यानी ये कितने होते हैं, ये होते हैं 6 होते हैं। चवर्णक जो दंत होते हैं, चवर्ण जो होते हैं वो कितने होते हैं, ये भी हमारे चवर्णक जो दंत है इनकी संख्या होती है, इनकी संख्या 6 होती है, +6 होती है। कितने हो गए, 12 हो गए। और कितने हो जाएंगे, कितने हो गए, ये टोटल हो गए 32 हो गए। 8 और 4 12, 12 और 8 16, तो ये टोटल हमारे हो जाएंगे 32 दंत हो जाएंगे। 12 और 8 20, 20 और 10 12 कितने हो गए, 32 दांत हो गए। तो इनमें हमारे कितने होंगे, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। कृंतक होते हैं 4, रदनक होते हैं 2 और प्रचवर्णक होते हैं 4 और चवर्णक होते हैं 6। यानी टोटल इनकी संख्या हो गई, कितनी हो गई, 16 और 16 मिला के हो जाएंगे टोटल 32। तो ये होती है हमारे दांतों की संख्या। तो इसमें बहुत बार पूछ लेते हैं कि कृंतक दंत कितने होते हैं, रदनक कितने होते हैं, प्रचवर्णक कितने दंत होते हैं, चवर्णक कितने पाए जाते हैं, कहाँ पर स्थापित होते हैं, सामने के जो दांत होते हैं उनको क्या बोलते हैं। तो ये क्या है, अलग अलग पाए जाते हैं। मनुष्य में क्या आपको बताया, भोजन को आराम से धीरे धीरे हमें चबाकर खाना चाहिए।
हमें क्या है, भोजन को अच्छे से मुंह के अंदर ही तोड़ना चाहिए और उनको अच्छे से चबाना चाहिए, ताकि वो क्या बन जाए, एक लेसदार गीला, जब लार उसके अंदर मिल जाती है तो चिपचिपा गीला पदार्थ वो बन जाता है, लेसदार बन जाता है, जैसे कि लेस उसके अंदर दिखाई देती है। नहीं तो अगर वो नहीं डाइजेस्ट करेंगे, अच्छे से चबाएंगे नहीं आगे इनको, तो क्या है, मनुष्य का जो पाचन तंत्र है वो खराब हो जाता है। इसलिए हमें भोजन को कहते हैं कि आराम से धीरे धीरे चबाकर खाना चाहिए। ये तो थी हमारी दांतों के बारे में। अब हम बात करते हैं जीभ के बारे में। जीभ की बात करते हैं, दूसरी है वो है जीभ। जीभ है, हमारे मुंह में इसकी संख्या कितनी होती है, एक जीभ पाई जाती है। और जीभ कैसी होती है, मोटी और ये किसकी बनी होती है, मांस की बनी होती है, मोटी और मांस की बनी होती है हमारी जीभ है, मोटी और मांस की बनी होती है। इसके अंदर स्वाद ग्रंथियां पाई जाती हैं, स्वाद ग्रंथियां है वो मुंह, इसके अंदर जीभ के अंदर क्या पाई जाती है, स्वाद ग्रंथियां पाई जाती है। जीभ क्या करती है, हमें अलग अलग प्रकार के जो स्वाद है उनका ज्ञान करवाती है। जीभ हमें अलग अलग प्रकार के स्वाद का ज्ञान करवाती है। अलग अलग प्रकार के स्वाद का ज्ञान करवाती है, मीठे का करवाती है, कड़वे का करवाती है, तीखा है, खट्टा है, तो क्या है, उन सब चीजों का क्या है, ज्ञान करवाती है। नमकीन जो चीजों का ज्ञान है, वो जीभ का ऊपरी भाग है, वो नमकीन चीजों के, नमकीन स्वाद के बारे में ज्ञान करवाती है। खट्टेपन का जो आभास है हमें जीभ के जो बगल होती है, यानी साइडों से हमें खट्टेपन का एहसास होता है। और हमें मीठे का है, अगला जो भाग होता है वो हमें मीठेपन का आभास करवाती है। जब हमें मीठा खाते हैं तो सबसे पहले कहाँ से पता चल जाता है, जीभ के सामने की तरफ जो भाग होता है वो हमें मीठे का आभास करवाती है। नमकीन का कहाँ से होता है, जीभ के ऊपरी भाग से हमें नमकीन का होता है, साइडों से हमें खट्टेपन का आभास होता है, और सामने की तरफ जो होता है वो हमें मीठे का ज्ञान होता है। और कड़वे का ज्ञान कहाँ से होता है, जीभ का जो पिछला हिस्सा होता है, बैक साइड में है, वो हमें कड़वे का अनुभव करवाता है। इसके अलावा जीभ भोजन को निगलने में, आपको बताया, उलटने पलटने में मदद करती है, और आवाज पैदा करने में भी जीभ हेल्प करती है। आप देखते हो कि कड़वी चीज हमें कब लगती है, जब हम खा लेते हैं और लास्ट में जब आगे तक चली जाती है, तब हमें क्या है, उसके कड़वेपन का एहसास होता है, कि तभी क्या है, हमें देर से उसका एहसास होता है। जैसे कई बार हमें चीज़ टेस्ट करनी पड़ती है, तो यहाँ से अगर आप टेस्ट करते तो नहीं पता चलता, लेकिन जीभ में आगे की तरफ जाती है तब हमें कड़वेपन का एहसास होता है। तो क्या है, जीभ क्या है, इनको स्वाद के अलावा ये क्या करती है, भोजन को पलटने, उलटने पलटने का काम करती है, और हमारे आवाज में भी कौन हेल्प करता है, जीभ हेल्प करती है। तो जीभ के कार्यों की बात करते हैं कि जीभ को क्या क्या कार्य है। जीभ के कार्यों की बात करते हैं, कार्य क्या क्या करवाती है, सबसे पहले हमें स्वाद का अनुभव करवाती है, हमें स्वाद का अनुभव करवाती है, स्वाद का अनुभव। दूसरा क्या करती है, हमें बोलने में हेल्प करती है, बोलने में मदद करती है, और क्या करती है, भोजन को उलटने पलटने में। ये पूछ लेते हैं एग्जाम में कि जीभ के क्या क्या कार्य है, भोजन को उलटने पलटने में, उलटने और पलटने में मदद करती है, और क्या काम
भोजन को आगे की तरफ उसको धक्का देती है। जीभ हमें क्या करवाती है, और जीभ पीड़ा, स्पर्श और ताप का, जीभ पीड़ा, ताप और स्पर्श का अनुभव करवाती है। पीड़ा, ताप, स्पर्श का अनुभव भी हमें जीभ करवाती है। जीभ क्या करती है, लगातार लार सीक्रेट करती है, लार को निकालती है। अब आप कहेंगे कि लार को निकालने, अभी आपको बताया था कि अगर जब तक भोजन क्या है चिपचिपा लेसदार नहीं बनेगा तो क्या है उसके क्या है सूखा, आप सूखी लेते हैं रोटी, तो अगर आप चूरमा बनाते हैं तो आप देखना उसमें सूखा ही चूरते रहना, तो उसमें बाइंडिंग नहीं होगी, वो अच्छे से मिलेगा नहीं जब तक आप उसके अंदर घी नहीं डालते हैं। घी डालने के बाद में आपने देखा होगा कि वो अच्छे से चूरी जाती है, यानी उसका चूरमा अच्छे से बन जाता है, उसकी बाइंडिंग होती है, वो अच्छे से जुड़ जाता है। अदरवाइज आप उसको तोड़ते रहे लेकिन उसकी बगैर गीलेपन के क्या है उसकी बाइंडिंग नहीं हो पाती है। सेम केस इसमें भी ऐसा ही होता है कि जब तक हमारे भोजन में लार नहीं मिलती है उसके अंदर, तो क्या है भोजन का डाइजेशन नहीं हो पाता है, उसके पाचन नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हमारे लेस का होना जरूरी है। तो क्या है लार, क्या है लार को कौन निकालती है, जीभ निकालती है, जिससे हमारा भोजन गीला, लसलसा और चिपचिपा हो जाता है। और जीभ क्या करती है, कोमल पदार्थों को, कठोर पदार्थों को कोमल बना देती है, कठोर पदार्थों को कोमल बना देती है। आप देखते हैं कि आप कितनी हार्ड चीज खा लेते हो, कोमल बना देती है। बहुत सारी हार्ड चीजें भी खाते हैं लेकिन जीभ क्या है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर लार में मिलाकर उसको क्या बना देती है, कठोर को भी इसको सॉफ्ट बना देती है। और आपको बताया जीभ क्या है बोलने में भी मदद करती है। तो ये हमारे क्या है जीभ के कार्य है, कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी जीभ। तो ये हो गए हमारे जीभ के कार्य। अब आगे हम करेंगे लार ग्रंथियां करेंगे कि लार ग्रंथियां गुहा के अंदर और क्या पाई जाती है हमारे, आपको बताया कि इसमें दांत होते हैं, दांत के अलावा जीभ होती है और क्या पाई जाती है लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तीसरी जो है हमारी लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां मुंह में पाई जाती हैं, यह 3 प्रकार की होती है। कर्णमूल ग्रंथि, कर्णमूल ग्रंथियां। दूसरी जो हमारी होती है वो है हत्वांधर ग्रंथियां, हत्वांधर ग्रंथियां। और तीसरी जो प्रकार की ग्रंथियां होती है ज्वांधर ग्रंथियां। तीन प्रकार की ग्रंथियां हैं, कर्णमूल ग्रंथियां, हत्वांधर ग्रंथियां और ज्वांधर ग्रंथियां। ये 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। कर्णमूल जो ग्रंथि है वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो कर्णमूल ग्रंथि होती है। ये कान के ठीक पीछे पाई जाती है, कान के ठीक पीछे की तरफ पाई जाती है, कान के ठीक पीछे की तरफ ये ग्रंथियां पाई जाती हैं और ये 2 इंच लंबी होती हैं, 2 इंच लंबी होती हैं। आपको पहले भी बताया था जो ये सिंबल होता है वो किसका होता है, इंच का होता है, इंच, यानी इसको डिनोट करते हैं इंच में।
तो ये क्या है हमारी 2 इंच, ये जो ग्रंथि होती है कर्णमूल ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है, कान के ठीक पीछे की तरफ पाई जाती है और 2 इंच लंबी होती है ये ग्रंथियां। और ये टाइलिन नामक एंजाइम है जो वो किससे निकलता है, कर्णमूल ग्रंथि से निकलता है। टाइलिन एंजाइम है वो इसी ग्रंथि से निकलता है। तो लार ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है। कर्णमूल ग्रंथि है वो सबसे बड़ी ग्रंथि, इन तीनों में सबसे बड़ी ग्रंथि पाई जाती है, कान के ठीक पीछे की तरफ पाई जाती है। इसकी जो लंबाई होती है वो 2 इंच होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि ये टाइलिन नामक एंजाइम को सीक्रेट करती है, निकालती है टाइलिन एंजाइम को। दूसरा जो हमारा है हथवांदर ग्रंथि, ये जबड़े के ठीक नीचे की तरफ पाई जाती है। दूसरी जो ग्रंथि है हथवांदर, ये जबड़े के ठीक नीचे की तरफ होती है, जबड़े के ठीक नीचे की तरफ होती है और जीभ के पास आकर खुलती है। और जीभ के पास आकर खुलती है ये वाली ग्रंथियां। होती तो कहाँ पर है, जबड़े के ठीक नीचे की तरफ होती है, जो हमारा जबड़ा होता है उसके नीचे की तरफ होती है, लेकिन खुलती कहाँ पर है, जीभ के पास आकर ये ओपन होती है। और ये वाली जो ग्रंथि है ज्वांधर ग्रंथियां, जीभ जैसे पता चल रहा है, ये कहाँ पर होती हैं, जीभ के नीचे पाई जाती है। जस्ट कहाँ, जीभ के नीचे पाई जाती है, जीभ के नीचे पाई जाती है। तो सबसे आपने देखा होगा कि जो हमारी कर्णमूल ग्रंथि है वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट तो सारी है, लेकिन ये क्या है महत्वपूर्ण एंजाइम को निकालती है, जो क्या है टाइलिन एंजाइम है। तो कर्णमूल सबसे बड़ी होती है, 2 इंच लंबी होती है और एंजाइम कौन सा निकालती है, टाइलिन एंजाइम। हथवांदर जो ग्रंथि है वो जबड़े के ठीक नीचे की तरफ होती है और खुलती कहाँ से है, ये कहाँ पर आकर खुलती है, जीभ के पास आकर खुलती है। इनको बार बार बता रही हूँ ताकि आपको क्या हो जाए, अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि हम बार बार करेंगे तो क्या है हमारे याद हो जाते, माइंड में सेट हो जाती है। फिर है हमारी ज्वांधर ग्रंथियां, ज्वांधर मीन्स जीभ के ठीक नीचे ये ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो हमारी ये थी, हमने आज की क्लास में क्या क्या किया। आज के लिए हम इतना ही करेंगे कि हमारे क्या पाई जाती है, मुख गुहा होती है, जो भोजन का सबसे पहला जो अंग होता है वो पाचन क्रिया में मुख गुहा होता है। मुख गुहा के अंदर हमने क्या क्या बात की, किसकी बात की, उसके अंदर मुख गुहा में दांत पाए जाते हैं, होठ होते हैं, लेकिन होठों का क्या है चबाने में कम रोल होता है भोजन के उसमें। तो मुंह के अंदर क्या होती है, हमारे दांत होते हैं। दांत के अलावा क्या होती है, जीभ होती है। जीभ के बारे में हमने जाना, जीभ के कार्यों के बारे में हमने जाना। फिर हमने उसके दांतों के बारे में जाना कि कितने प्रकार के दांत होते हैं, टोटल कितने दांत होते हैं। और आपको क्या बताया कि जो दांत है हमारे, उसमें 32 दांत होते हैं, 16 ऊपर के जबड़े में, 16 नीचे के जबड़े में होते हैं। और इसके अलावा क्या है, जो 20 प्रकार के, ये मैं भूल गई थी, उसमें 20 दांत जो होते हैं वो क्या होते हैं, टूटने के बाद दोबारा आते हैं। तो और क्या है हमारे इसमें, फिर हमने लार ग्रंथियों की बात की, कितने प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती है, 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कहाँ कहाँ पाई जाती है, जबड़े के नीचे पाई जाती हैं, जीभ के नीचे पाई जाती हैं, और ये क्या है हमारे कान के पीछे की तरफ पाई जाती है 3 ग्रंथियां जो होती हैं और टाइलिन एंजाइम निकालती हैं। तो ये था हमारा आज की क्लास के लिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल की क्लास में करेंगे। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।